हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। के आइडल जोन के यूट्यूब चैनल में मैं अरुण कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का वर्गीकरण, तो किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले जब सृष्टि का जन्म हुआ था, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले पृथ्वी पर जीव आए थे और जीवों को किस प्रकार से बांटा गया था, उनको किस आधार पर अलग अलग रखा गया था। तो सबसे पहले दो वैज्ञानिक आए थे, स्टोरर और यूसीजर। सन 1975 में दो वैज्ञानिक आए, स्टोरर व यूसीजर। तो उन्होंने एक अपना मत दिया कि और इस मत को पब्लिक द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया, स्वीकार किया गया। तो उन्होंने स्टोरर और यूसीजर ने जंतु जगत को दो भागों में बांटा। किस प्रकार से उन्होंने इसको बांटा, तो पहला जो भाग उन्होंने दिया वो दिया संघ प्रोटोजोआ, यानी कि जिस पर हम आज की वीडियो जो हमारा है बनाने का उद्देश्य वही है संघ प्रोटोजोआ। इस पर हम बात करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाली है। आज की वीडियो में टीजीटी और पीजीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो छूट नहीं पाएंगे और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो पहला जो था वो है संघ प्रोटोजोआ, दूसरा है मेटाजोआ। तो कह सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो इसमें क्या होते हैं प्रोटोजोआ में, इसमें क्या है कि सभी एक कोश के जीव आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गन्स, यानी कि एक कोशिकीय जीव, वो संघ प्रोटोजोआ में। और मेटाजोआ में क्या आते हैं कि जितने भी पृथ्वी पर बहुकोश के जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स वाले जीव होते हैं, उनको हम मेटाजोआ में रखते हैं यूसीजर के अनुसार। तो अब जान लेते हैं कि एक कोश के जीव कौन से होते हैं और बहुकोश के जीव कौन से होते हैं। यानी कि एक कोश के जीव हम उन्हें कहते हैं जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, यानी कि उसी कोशिका से वे समस्त अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं। दैनिक क्रियाएं से मतलब है कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और क्या वो कार्य करते हैं, यानी कि श्वसन लेना, सांस लेना, एक्सक्रेशन उत्सर्जन करना, यानी कि अपनी पूरी समस्त क्रियाएं वो एक ही कोशिका से करते हैं। और बहुकोशिकीय में क्या है कि उनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, यानी कि रेस्पायरेशन वाली कोशिका अलग होगी, एक्सक्रेशन वाली कोशिका, उत्सर्जन वाली कोशिका अलग होगी। तो उनमें अनगिनत कोशिकाएं होती हैं। संघ प्रोटोजोआ में समस्त प्राणी आपस में मिलते जुलते होते हैं, यानी कि एक जैसे देखने में होते हैं। इनकी जो बॉडी का शेप एंड स्ट्रक्चर है वो आपस में कहीं ना कहीं मिलता जुलता रहता। लेकिन जो मेटाजोआ है, कह सकते हैं बहुकोश के जीव होते हैं, वो थोड़े से डिफरेंस होते हैं, यानी कि रचना में भिन्नता के आधार पर उनको भी दो भागों में बांटा गया है। मेटाजोआ यानी कि बहुकोश के जीव। तो किस प्रकार से बांटा गया है, तो ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, नंबर एक पार्ट, और दूसरे ऐसे जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि बैकबोन नॉट प्रेजेंट और बैकबोन प्रेजेंट। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको एकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स कहा गया, और जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको कशेरुकी वर्टिब्रेट्स कहा गया। कशेरुकी वर्टिब्रेट्स संघ कोर्डेटा में आते हैं, और जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, कुत्ता है, मनुष्य है, इनमें कहीं ना कहीं आप रीढ़ की हड्डी देखते हैं। तो ये सभी जीव संघ कोर्डेटा में आते हैं, कशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है वो एकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स कहलाते हैं। तो एकशेरुकी में हम 8 प्रकार के फाइलम को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम फाइलम देख लेते हैं। पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेट्रा, नंबर 3 प्लेटीहेल्मिन्थीज, नंबर 4 निमेटोडा, नंबर 5 एनिलिडा, और नंबर 6 है आर्थ्रोपोडा, और नंबर 7 मोलस्का, और नंबर 8 इकाइनोडर्मेटा। तो आप डरना नहीं है कि हम किस प्रकार से इनको याद करेंगे, किस प्रकार से हमारे याद होंगे। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से इन सभी फाइलम्स को एक एक करके एक एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता रहूँगा। तो हम डरना नहीं है, हमको संघ प्रोटोजोआ हमको देखना, जो हमारा वीडियो बनाने का तात्पर्य है इसी से है, संघ प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोज
प्लस ज्वान, यानी कि प्रोटो से मतलब है प्रथम फर्स्ट, और ज्वान से मतलब है जंतु, यानी कि पृथ्वी पर आने वाले प्रथम जीव या प्रथम जंतु या एनिमल्स। ये सभी हमने पहले पढ़ा कि एक कोश के प्राणी होते हैं। जितने भी प्रोटोजोआ में आते हैं सारे प्राणी वो एक कोश के ही प्राणी होते हैं। इस समुदाय के सभी जंतु सृष्टि में प्रथम जंतु माने जाते हैं। एक कोश के जीव कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या ये क्रियाएं करते हैं? तो सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के में संपन्न होती हैं, एक कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं। जैसे रेस्पायरेशन श्वसन, सांस लेना भी उसी कोशिका से करते हैं ये। एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन, जो मलमूत्र त्याग करते हैं विसर्जन करते हैं, ये भी उसी कोशिका से करते हैं। मोशन यानी कि चलना फिरना है तो उस कार्य को भी ये उसी कोशिका से करते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो है स्वतंत्र जीवी। स्वतंत्र जीवी कैसे होते हैं? ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे एक कोश के जीव जो स्वतंत्र होते हैं अपने आप में किसी भी कार्य को करने के लिए, खाना खाने के लिए, कोई भी अन्य कार्य करने के लिए, वो अधिक सबसे मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 2 मृतोपजीवी, यानी कि मरे हुए जानवरों पर ही आश्रित रहते हैं। जब कोई मतलब जानवर या एनिमल्स मरेगा तो उसके द्वारा ही वो भोजन प्राप्त करेंगे। जब तक कोई भी एनिमल्स नहीं मरेगा तब तक इन्हें खाना नहीं मिल सकता। नेक्स्ट है नंबर 3 परजीवी। ये जीव भी दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो दूसरों पर आश्रित किस प्रकार से रहते हैं? मतलब मान के चलो हमारा सर होता है, सर में बाल होते हैं और बालों में पसीना आने लगता। पसीना जब आएगा तो उसमें क्या है कि जुएँ हो जाएंगी। जुएँ जब हो जाएंगी तो जुएँ क्या है? आश्रित हैं। बाल नहीं होंगे तो नहीं होंगी, तो वो आश्रित होती हैं। तो बात कर लेते हैं पाए कहाँ पर जाते हैं, यानी कि ये परजीवी जो होते हैं पाए कहाँ पर जाते हैं, कोश के जीव पाए कहाँ जाते हैं? ये सबसे ज़्यादा पानी में पाए जाते हैं, वाटर में रहते हैं। गति किस प्रकार से करते हैं? मोशन कूटपादों, कसाबों, रोमाबों द्वारा चलते फिरते हैं, गति करते हैं। तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि एक कोश के जीव जो होते हैं वो किसकी सहायता से चलते हैं? तो आपको विकल्प मिलेगा कूटपादों। इन तीनों में से कोई भी एक विकल्प आपको मिल सकता है। वो श्वसन किस प्रकार से करते हैं? जैसे हम सांस लेते हैं, मछली गलफड़ों की सहायता से लेती है या हम मुंह से लेते हैं। तो इस प्रकार से जो एक कोश के जीव होते हैं वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं? तो ये विसरण द्वारा, पानी में विसरण द्वारा। एक कोश के जीव कैसे सांस लेते हैं? विसरण द्वारा। तो विसरण द्वारा पानी में घुली O2 यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो एक कोश के जीव विसरण द्वारा घुली हुई O2 ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो ये रहा संघ प्रोटोजोआ। तो इसमें हम पहला पॉइंट्स देखेंगे अमीबा। इसमें पहला पॉइंट है अमीबा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अमीबा। आप कक्षा 6 से इसको पढ़ते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं 9th में पढ़ा आपने, 10th में पढ़ा, 11th 12th में पढ़ा। तो अमीबा आपको बेसिक होता। तो ये कहाँ पर पाया जाता है अमीबा? यह है तालाबों, पोखरों, नहरों, झरनों आदि नदियों के आसपास पाया जाता है। यानी कि तालाबों में भी, नहरों में भी, पोखरों आदि में भी पाया जाता है। ये मीठे जल एवं जहाँ पर कीचड़ होती है यानी कि मिट्टी होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। मीठे जल में कीचड़ वाले स्थान पर प्रेजेंट होता है। इसका बॉडी का आकार कैसा होता है? इनके शरीर का आकार अनिश्चित होता है, यानी कि इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो निश्चित नहीं होता कि जैसे निश्चित से मतलब है कि जैसे सीधा ही होगा, इस शेप में होगा। तो इनकी बॉडी इस प्रकार से नहीं होती कि मतलब बॉडी को किसी भी शेप में ढाल सकते, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता। तो प्लाज्मा लेमा के बाह्य सतह से छोटी छोटी रचनाएं बनती व बिगड़ती रहती हैं। अब ये क्या कि प्लाज्मा लेमा क्या होती है? जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं अमीबा का, ये जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर है ये क्या है कि ये है प्लाज्मा लेमा, इसको ही कहते हैं प्लाज्मा लेमा। तो ये क्या है कि इनकी जो है शेप जो है निश्चित नहीं होती, तो इधर उधर को बनती बिगड़ती रहती है। यानी कि यहाँ से हम इसको काट दें तो एक अमीबा का जन्म हो जाएगा, यहाँ से यहीं से इसको काट दें दूसरी अमीबा बन जाएगी। निश्चित नहीं होती, बिगड़ती बनती रहती है। डायग्राम हम देख सकते हैं इसका। ये क्या है? ये केंद्रक है, इसमें
और ये इसमें इस प्रकार से प्लाज्मा लेमा है जिसको श्लेष्मा भी कहते हैं। और ये इसमें 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ये एक्टोप्लाज्म है और ये अंदर जो वाला पार्ट होता है अंदर पाया जाता है उसे एंडोप्लाज्म, जो बाह्य सतह होती है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक अमीबा के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, इसके कूटपाद हैं, रोमाभ जिसे हम कहते हैं, बाह्य जो सतह है इसकी कूटपाद रोमाभ। नेक्स्ट देखते हैं, अब है एंट अमीबा हिस्टोलिका। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ख़तरनाक है। ख़तरनाक से मतलब ये है कि हमको डरना नहीं है इससे। मनुष्य की बड़ी आंत में पाए जाने वाला परजीवी होता है, यानी कि मनुष्य की जो बड़ी आंत होती है उसमें पाए जाने वाला परजीवी होता है। यह बहुत ही हानिकारक परजीवी होता है। खतरनाक मैंने बताया था, हानिकारक मतलब हमें कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है, जिसके द्वारा हमें पेचिस नामक रोग होता। पेचिस क्या होता, सामान्य भाषा में हम इसको वो कहते हैं, दस्त कहते हैं। जब हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, लैट्रिन हमें 1 या 2 बार से ज़्यादा जाना होता है, तो पेट में ये परजीवी उत्पन्न हो जाता है। किसी ना किसी स्थिति में ये हमारे पेट को गड़बड़ कर देता, तो इसको हम सामान्य रोग में पेचिस नाम से जानते हैं। ये कार्य क्या करता, ये जो होता है ये आंत की श्लेष्मा में घाव कर देता है। जो बड़ी आंत होती है उसकी जो श्लेष्मा है, आधार है, उसमें घाव उत्पन्न कर देता, घाव बन जाते हैं। और उस घाव से ही हमारे पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ ऐंठन उत्पन्न होने लगती है उस घाव की वजह से। तो श्लेष्मा में घाव उत्पन्न कर देता, कौन करता है, वो करता है परजीवी होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट है युगलीना। युगलीना कहाँ पर पाया जाता है, यह तालाबों के स्वच्छ जल में पाया जाता। तालाबों के स्वच्छ जल में, तालाब पोखर वहाँ पर पाया जाता। युगलीना युक्त तालाबों में जल के ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है, यानी कि जिसमें युगलीना पाए जाते हैं, ऐसे तालाब या ऐसे पानी में जिनमें युगलीना पाए जाते हैं, तो जल के ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है। जैसे हम देखते हैं काई अलग होती है और युगलीना अलग होती है। तो काई में और युगलीना में मैं आपको अंतर बताता हूँ। जो काई होती है वो किसी आधार पर बनती है। आधार से मतलब मान के चलो ये ट्वेल है और ट्वेल का ये आधार है, इसकी जो बनी हुई है ट्वेल अंदर से, तो काई जो बनेगी इसके आधार पर मतलब बनेगी। जहाँ पर पानी कुछ दिनों में रुकना शुरू हो जाता है वहाँ पर काई बननी शुरू हो जाती है। लेकिन जो ये होती है हरे रंग की परत होती है युगलीना, वो आधार पर नहीं बनती है। ऐसे ही पानी है तो पानी के ऊपर बनती बिगड़ती रहती है, हरे रंग की परत से हमें देखने को मिलती है, यह आधार पर नहीं होती है। इसके अग्र सिरे पर कोशिका मुख होता, यानी कि कोशिका का मुख होता, जो पर काय ये बननी हरे रंग की परत, तो इस पर ऊपर जो है यहाँ पर इस पर कोशिका का मुख माना जाता, कोशिका का मुंह होता। कोशिका मुख से एक धागे के समान रचना निकलती, कोशिका का जो मुख होता है उससे एक धागे के नुमा संरचना निकलती है जिसको हम कसाब कहते हैं। कसाब जो होती है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला। और फ्लैजिला का जो कार्य है, वर्क है, वो गति करता है, यानी कि युगलीना में गति करता, युगलीना को चलने फिरने में मदद करता है। और ये युगलीना एक चप्पल के आकार की स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे इस प्रकार से ये संरचना बनाती है। चप्पल जैसे चप्पल होती है, स्लीपर्स होते हैं, इस प्रकार से ये संरचना बनाती है। इस प्रकार से ये युगलीना है। तो अगर आज की वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें व अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी मेरा दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।